हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज देखते हैं PSIR का 10 प्रीवियस क्वेश्चन। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिल। तो आइए देखते हैं आज का 10 क्वेश्चन। तो देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो ये क्वेश्चन 2023 का है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन किसी देश के संविधान के मुख्य प्रयोजन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कि आवश्यक विधियों के निर्माण के उद्देश्य का निर्धारण करता है। फिर यह राजनीतिक पदों और सरकार के सृजन को सुकर बनाता है। अच्छा है, एक ऑप्शन छोड़ दिया है, कोई बात नहीं। इसमें जो आंसर चाहिए वो है, ठीक है। चलिए डी में कुछ रहेगा, उसको मान लेते हैं, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। यह सरकार की शक्ति को परिभाषित और सीमाबद्ध करता है। तो चलिए आंसर कम से कम बचा हुआ है, ऑप्शन सी यही है। यह सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमाबद्ध करता है। सबसे मुख्य प्रयोजन क्या है? संविधान का यही होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। नहीं, वो कट कैसे गया? यहाँ पे है डी ऑप्शन, ठीक है। तो किसी देश का संविधान उस देश का सर्वोच्च कानून होता है। इसके कई महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, लेकिन इसका मुख्य प्रयोजन, काम तो ये सब हो सकता है, ठीक है, बाकी ऑप्शन भी। मुख्य प्रयोजन कहाँ पे सरकार की संरचना को स्थापित करना और उसकी शक्तियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना तथा उन पर सीमाएं लगाना है। परिभाषित करना का संविधान बताता है कि सरकार के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका कौन कौन से और वे कैसे काम करेंगे। सीमाबद्ध करना का मतलब होता, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संविधान सीमित शक्तियां नहीं देता है। यह मौलिक अधिकारों और अन्य प्रावधानों के माध्यम से सरकार मनमाने ढंग से काम ना कर सके और नागरिकों के अधिकार की रक्षा हो सके, ठीक है। आगे देखिए, भारत में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के लिए व्यापक रूप से यह माना गया है कि उसे मूल अधिकार अधिभूत करने के लिए अधिनियमित किया गया हो? तो देना है कि ये आंसर जो है यूपीएससी ने डिलीट कर दिया है, क्योंकि शायद इस आधार पे किया होगा कि ये सभी क्या है, मूल अधिकारों की न्यायिक व्याख्या को अधिभूत करने का काम पहला संशोधन भी करता है, ये भी करता है, ठीक है। और कुछ मौलिक अधिकार में संशोधन इसमें भी किया गया है। ये दोनों ज्यादा अद्भुत करता है। हो सकता है ये सब कारण को देखते हुए क्या है, यूपीएससी ने इसको डिलीट किया। तो आगे देखते हैं। भारत के निम्नलिखित संगठनों निकायों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय विधि आयोग, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। तो ध्यान देना है कि राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग भी जो था 2018 के पहले तक एक क्या है, वैधानिक आयोग था, ठीक है। संसद के विधियों के द्वारा तैयार होता है, तो वैधानिक आयोग था। संवैधानिक, यहाँ एक टर्म है सांविधानिक है, यहाँ एक होता है सांविधिक, ठीक है, थोड़ा सा अंतर होगा। सांविधानिक है ये या संवैधानिक इसी को बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में लिखने के अंतर में। अब ये होता है कि नहीं ये नहीं कंफर्म करेंगे, लेकिन इसको बोलते हैं मेनली। ये क्वेश्चन जो इंग्लिश में देखेंगे तो ये संवैधानिक था, ठीक है। तो संवैधानिक जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ये सही है। बाकी सब विधिक आयोग है, जिसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी बोर्ड। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय विधि आयोग, ठीक है, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, ये सब क्या है, वैधानिक। वैधानिक, हाँ, वैधानिक होगा केवल एक। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
इसे 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। मतलब कि ही है सब जगह जब यूज हो रहा है तो। और एक होता है सांविधिक, ये सांविधिक और ये संवैधानिक। इन दो टर्म को हिंदी वाले को ध्यान देना, इंग्लिश में कंफ्यूजन नहीं होगा। कर इसे 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। तो संविधान में अनुच्छेद 338 भी जोड़ा गया जो इस आयोग की संरचना, शक्तियों और कार्यों से संबंधित है। इसलिए ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। फिर है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स। तो ये सब क्या है, सांविधिक निकाय है जिसको बोलते हैं क्या बोलेंगे, स्टैट्यूटरी बॉडी। या ना तो संवैधानिक निकाय है और ना ही सांविधिक निकाय है राष्ट्रीय विधि आयोग। तो ये भारत सरकार के कार्यकारी आदेश यानी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए गठित एक कार्यकारी निकाय है। इसका कार्य सरकार को कानूनी सुधारों पर सलाह देना होता है। फिर राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। तो इसकी स्थापना संरक्षण अधिनियम 1986 अब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत की गई थी। ये संसद के एक अधिनियम द्वारा बनाया गया एक अर्ध न्याय जुडिशियल बॉडी है। इसीलिए यह सांविधिक निकाय है, ना कि ठीक है। तो आगे देखते हैं, यदि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है तो ऐसे भी निश्चय की तिथि से पूर्व राष्ट्रपति के पद के कर्तव्यों के निष्पादन में राष्ट्रपति के द्वारा किए गए सभी कृत्य अविधि मान्य हो जाते हैं। तो ये कथन क्या है, गलत है। क्या बोल रहे थे, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है, मतलब इलीगल घोषित कर दिया जाता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है गलत तरीके से हुआ है। तो जितना दिन भी ये राष्ट्रपति रहा हो, ठीक है, और ये जो भी काम किया हो वो निरस्त नहीं होता है, वो विधि मान्य होता है। विधि मान्य लिख दिया है, इस कारण से गलत है। फिर भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन इस आधार पर मुलतवी, ठीक है। तो ये मुलतवी शब्द यहाँ पे आ गया है उर्दू टाइप का, और क्वेश्चन में ऐसा ही था, ठीक है। इसको बोलते हैं सस्पेंशन या स्थगित करना। तो क्या है, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन इस आधार पर स्थगित किया जा सकता है कि कुछ विधानसभाएं विघटित हो गई हैं और उनके निर्वाचन अभी होने शेष है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, कुछ विधानसभाएं विघटित हो भी जाता है फिर भी निर्वाचन क्या है राष्ट्रपति का किया जा सकता है। तो ये भी गलत है। अगर कोई विधेयक भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किए जाने पर संविधान द्वारा विहित की गई समय सीमा के अंदर राष्ट्रपति को अपनी अनुमति देनी होती है। अच्छा, एक बात तो सही होना चाहिए, हम सब गलती किए जा रहे हैं। यदि भारत के, ये तो हमने देख लिया ना, तो ऐसे भी चाहिए। ये तो पहला गलत है कि अविधि मान्य हो जाते हैं, नहीं है। भारत के राष्ट्रपति के पद कितने कथन सही है ये बताना है, इसमें एक भी सही नहीं है, ठीक है, एक भी सही नहीं ऑप्शन है गाइस। अरे कोई विधेयक भारत के राष्ट्रपति को, अब एक चीज ध्यान देना है कि क्वेश्चन 2023 में था और हाल फिलहाल में, ठीक है, एक आध महीना भी नहीं होगा, 15-20 दिन हुआ है, कोई विधेयक भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किए जाने पर संविधान द्वारा विहित की गई समय सीमा के अंदर राष्ट्रपति को अपनी अनुमति देनी होती है। तो ऐसा कुछ अनुमति देने का प्रावधान नहीं था अनुच्छेद 201 के अनुसार, बट अनुच्छेद 201 में अभी संशोधन किया गया है। और क्या है, न्यायालय ने अपना रिपोर्ट जारी किया था कि उसे 3 महीने में क्या है इस पे जवाब देना होगा। और एक होता है आत्यंतिक विटो, जिसको बोलते हैं ऑब्सोल्यूट विटो, कि कोई बिल को राष्ट्रपति दबा के रख लेता था, उस पर कुछ नहीं बोलता था, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता था। तो आत्यंतिक विटो को भी समाप्त कर दिया गया है। और भी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, उसको आप देख लीजिएगा, फिलहाल हम ध्यान नहीं रहा इस वक्त इस क्वेश्चन को देखे थे, व्याख्यान सेट करना था। तो 2-4 जो इससे रिलेटेड है, इस पॉइंट को क्लियर करने, वो मैंने यहाँ पे बता दिया है। तो ये ध्यान रखना, उस वक्त के लिए तो सही था बट अभी चेंजेस हो गया है। और ये तमिलनाडु, बनाउट तमिलनाडु राज्यपाल से रिलेटेड कुछ अभी प्रावधान आया था वहाँ पे और चेंजेस किया गया था, ठीक है। तो उस वक्त के अनुसार ये तीनों गलती था, लेकिन अभी के अनुसार ये सही हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आगे देखते हैं,
चलिए इसको हमने देख लिया है, ठीक है। आगे देखते हैं, बाकी चीज वो कॉमन चीज था। भारतीय संसद में वित्त विधेयक और धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगर जब लोकसभा वित्त विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा संशोधित या अस्वीकृत कर सकती है। तो ये कथन सही है, लेकिन यही धन विधेयक रहता है तो धन विधेयक को अस्वीकृत करने का क्या है, अधिकार राज्यसभा के पास नहीं होता है। कुछ वो अनुशंसाएं कर सकती है, लेकिन ये भी नहीं है कि लोकसभा उसको माने ही, ठीक है। तो ये यहाँ फिलहाल वित्त विधेयक के लिए सही है। कर जब लोकसभा धन विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत नहीं कर सकती। यहाँ तक तो सही है। आगे कि वह केवल अनुशंसाएं कर सकती है, तो ये सही है धन विधेयक से रिलेटेड। कारण लोकसभा और राज्यसभा के बीच असहमति होने पर धन विधेयक के लिए कोई संयुक्त बैठक नहीं, किंतु वित्त विधेयक के लिए संयुक्त बैठक आवश्यक होती है। यहाँ एक टर्म आया हो कि आवश्यक होती है। तो वित्त विधेयक के लिए संयुक्त बैठक किया जा सकता है, लेकिन कब किया जाता है, जब दोनों सदन में कुछ क्या हो, तो सहमति ना हो तब। लेकिन आवश्यक रूप से करना ही है ऐसा नहीं है, इस कारण से ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। और यहाँ पे केवल दो सही होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, नहीं आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक बार यदि केंद्र सरकार किसी क्षेत्र को समुदाय प्रारक्षित अधिसूचित कर देती है तो जनरली ये समुदाय प्रारक्षित किया जाता है क्या, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों को। राज्य का मुख्य वन जीव वार्डन ऐसे वन का नियंत्रक प्राधिकारी बन जाता है। तो राज्य का मुख्य वन जीव वार्डन जो होता है सिर्फ एक मार्गदर्शक के तौर पर होता है, वन का नियंत्रक प्राधिकारी नहीं बनता है, गलत है। कर ऐसे क्षेत्र में शिकार की अनुमति नहीं होती है। तो जनरली क्या है, ऐसे क्षेत्र में क्या है, शिकार की अनुमति नहीं होती है, ये सही है। कर ऐसे क्षेत्र के लोगों को गैर इमारती, यहाँ पे टर्म आया है गैर इमारती लकड़ी। तो गैर इमारती लकड़ी मतलब कि लकड़ी वैसा लकड़ी, अच्छा गैर इमारती लकड़ी वन उत्पाद को संग्रह करने की अनुमति देता है, यानी कि इमारती लकड़ी नहीं, साथ ही साथ और भी वन उत्पाद हो सकते हैं जो नेचुरली रूप से वहां से रहने वाले लोग हमेशा उपयोग करते आए हैं, ठीक है। और जंगल को क्या है, ज़्यादा नुकसान ना उससे पहुंचता हो तो क्या है, अधिकार दे दिया जाता है, तो ये सही है। कर ऐसे क्षेत्रों के लोगों को पारंपरिक कृषि प्रथाओं की अनुमति होती है। तो पारंपरिक कृषि प्रथाओं की अनुमति नहीं मिलती है, क्योंकि वन का संरक्षण को ज़्यादा यहाँ पे महत्व दिया जाता है और कृषि ये सब हो सकता है, ज़्यादा नुकसान वन को पहुंचा सकता हो, इस कारण से अनुमति नहीं दिया जाता। और तीन ही क्या है यहाँ पे सही माना गया है। देखते हैं, भारत में अनुसूचित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और किसी राज्य के भीतर किसी क्षेत्र की अनुसूचित क्षेत्र के रूप में अधिसूचना राष्ट्रपति के एक आदेश के माध्यम से होती है। तो राष्ट्रपति के एक आदेश के माध्यम से ये होता है कि कौन क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में बनाया जाएगा या नहीं जाएगा, तो ये सही है। अनुसूचित क्षेत्र के रूप में बनाने वाली सबसे बड़ी प्रशासकीय इकाई जिला होता है और सबसे छोटी इकाई ब्लॉक में गाँव का समूह होता है। तो ये साधारणतः होता है ऐसा, इसलिए इसको भी सही। सबसे बड़ी इकाई कहाँ तक हो सकती है, तो वो जिला तक, और सबसे छोटी इकाई ब्लॉक में गाँव का समूह होगा ऐसा। संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से अपेक्षित है कि वे राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में केंद्रीय गृह मंत्रालय को वार्षिक प्रतिवेदन दें। तो जहां तक इसका आंसर ये है कि मुख्यमंत्री को हटाया जाए, यहाँ पे राज्यपाल ये रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और केंद्रीय गृह मंत्रालय को नहीं, राष्ट्रपति को करता है, जिस कारण से ये कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और गलत उसी को देखते हैं। अच्छा, इसका भी हमने नहीं सेट किया है, फिर कथन होना चाहिए, छूट गया है। आइए देखते हैं, भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने कतिपय निर्णयों में विचारण किया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अधीन बनाए गए आरक्षण की जो नीतियां हैं प्रशासन की दक्षता को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 335 द्वारा सीमित होंगी। तो ये पहला कथन तो सही है, ठीक है। बट अब दूसरा देखते हैं कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 335 प्रशासन की दक्षता पद को परिभाषित करता है। प्रावधान तो जरूर कर दिया गया है 335 में, दक्षता को ध्यान में रखा जाएगा तभी क्या है, पदोन्नति ये सब होगा, ठीक है। फिर आरक्षण नीतियां क्या रखा जाएगा,
आरक्षण नीतियां को फॉलो किया जाएगा। ठीक है, लेकिन परिभाषा जो है प्रशासन की दक्षता परिभाषित करता है अनुच्छेद 335, ऐसा कुछ है नहीं उसमें। तो ये क्या हो जाएगा, कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, तो ये देख सकते हैं जो गलत है। संविधान के अनुच्छेद 365 केवल यह कहता है कि संघ या राज्य के कार्यों से संबंधित सेवा और पदों पर नियुक्तियां करते समय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने के साथ संगत रूप से ध्यान रखा जाएगा। यह अनुच्छेद प्रशासन की दक्षता शब्द का उपयोग करता है लेकिन इसे परिभाषित नहीं करता। प्रशासन की दक्षता का क्या अर्थ है, यह व्याख्या और संदर्भ का विषय है और इसे संविधान स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। आगे है कि भारत के संविधान के अनुसार केंद्र सरकार का यह दायित्व है कि राज्यों को आंतरिक विक्षोभों से बचाए। तो ये तो ठीक है, विक्षोभ में इसे आप कलह बोल सकते हैं। ठीक है, पर भारत का संविधान राज्यों को निवारक निरोध में रखे जा रहे किसी व्यक्ति को विधिक काउंसिल उपलब्ध कराने से छूट प्रदान करता है। तो ये बात भी सही है, निवारक निरोध में कोई व्यक्ति कराने से छूट प्रदान करता है, मतलब निवारक निरोध में कोई व्यक्ति काउंसलिंग करवाना है कि नहीं करवाना है। काउंसिल मतलब क्या, विधिक काउंसिल मतलब कि यानी कि वो विधिक सलाह ले सकता है कि नहीं, बाकी लिए सबसे कंडीशनल है, लगेगा कि हाँ दिया जाना चाहिए तो ठीक है, नहीं तो नहीं। पर आतंकवाद निवारण अधिनियम 2002 के अनुसार पुलिस के समक्ष अभियुक्त की संस्वीकृति को साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो ध्यान देना है, पे टर्म दे दिया है जिसके कारण से ये गलत हो जाएगा, अन्यथा ये कथन सही है। आतंकवाद निवारण अधिनियम 2002 जिसको पोटा बोलते हैं, तो वो उस वक्त बनाया गया था बट उसको फिर बाद में निरस्त कर दिया गया, तो साथ ही कानून भी निरस्त हो गया है। ठीक है, उस वक्त था कि संस्वीकृति के साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, ऐसा था, प्रयुक्त नहीं किया जा सकता था, ये गलत था। यानी कुछ कंडीशन में क्या है, क्या बोल रहा है, पुलिस के समक्ष किसी ने स्वीकार कर लिया अपना गुनाह तो उसको साक्ष्य के रूप में माना जाता था। बट जब पोडा खत्म हुआ तो ये नियम भी खत्म हो गया, यानी कि अब है कि प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन इस अनुसार से ये सही था, लेकिन यहाँ पे उल्टा है इसलिए गलत ही होगा, केवल 2 सही होगा। ठीक है, तो भारतीय सामान्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 25 के तहत पुलिस के समक्ष की गई संस्वीकृति साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होती है, लेकिन आतंकवाद निवारण अधिनियम 2002 जिसको बोलते थे प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट निपोटा, जो अब निरस्त हो चुका है, में एक विशेष प्रावधान धारा 32 था। इस धारा के अनुसार पुलिस अधीक्षक यानी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के पद से नीचे के पुलिस अधिकारी के समक्ष कुछ निर्धारित सुरक्षा उपायों जैसे अभियुक्त को अधिकारों के बारे में सूचित करना, इसे लिखित रूप में दर्ज कराना आदि के तहत की गई संस्वीकृति को साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता था। बट अब ये खत्म हो गया है और इस अधिनियम के अनुसार भी उल्टा कथन दे दिया है, इस कारण से गलत है। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद के दोनों में से किसी भी सदन या राज्यों की विधानसभाओं में नाम निर्दिष्ट किए गए सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल किए जाने के लिए भी अर्ह, क्या बोलेंगे, अर्ह है, मतलब योग्य है। ठीक है, या एबल है। तो नाम निर्दिष्ट मतलब नियुक्त किया गया। ठीक है, तो नियुक्त, नामित जिसको बोलेंगे सबसे ज्यादा बढ़िया, नियुक्त नहीं, नामित किया गया। तो कुछ सदस्य जो नामित किए गए होते हैं, ठीक है, तो नामित सदस्य जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते, लेकिन यहाँ योग्य लिख दिया, इस कारण से क्या है, गलत हो गया। निर्वाच्य विधानसभा सीटें जितनी अधिक होती है उस राज्य के प्रत्येक एमएलए के वोट का मान भी उतना ही अधिक होता है। तो निर्वाच्य विधानसभा सीटें जितनी अधिक होती है, तो किसी राज्य में सीट की संख्या जितना अधिक है उस अनुसार पे क्या वोट का मान अधिक होगा। कथन गलत है। ठीक है, ये कथन गलत है। इसको इस प्रकार से थोड़ा सा समझने की कोशिश कर सकते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है, देखते हैं। फॉर्मूला को हमने रखा है, शायद उसको समझाएंगे, बट ऐसे ही देखते हैं। पहले मान लेते हैं किसी राज्य की कुछ एक निश्चित जनसंख्या है, ठीक है,
और निश्चित जनसंख्या है और कुछ सीट है वहां पे, मानते हैं 50 सीट है। जनसंख्या जो है निश्चित ही है, वो बढ़ नहीं रही, और लेकिन सीटों की संख्या बढ़ा दिया जाए, इस कारण से क्या होगा वहाँ, अब जनसंख्या तो उतना ही है बट क्या होगा, सीटों की संख्या बढ़ गई, जिस कारण से प्रत्येक एमएलए का क्या है, वोट का वैल्यू वो घट जाएगा। ठीक है, तो ये कथन भी यहाँ पे सही नहीं है, दो तो गलत हो गया ना। तीसरा है कि मध्य प्रदेश के प्रत्येक एमएलए के वोट का मान केरल के प्रत्येक एमएलए के वोट के मान से अधिक है, तो शायद ये जनसंख्या के आधार पर ये गलत हो जाता है। ठीक है, तो केरल की जनसंख्या अधिक होगा, वहाँ सीटों की संख्या अधिक होगा, वो देखते हैं, ये गलत है। पुडुचेरी के प्रत्येक एमएलए के वोट का मान अरुणाचल प्रदेश के प्रत्येक एमएलए के वोट के मान से अधिक है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की तुलना में पुडुचेरी में कुल जनसंख्या का निर्वाचित सीटों की कुल संख्या से अनुपात क्या रखा गया है, अधिक रखा गया है। तो यही एक यहाँ पे सही है, केवल एक। आइए इसको थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। तो दूसरा क्या है, किसी राज्य के विधायक के वोट का मान उस राज्य की जनसंख्या 1971 की जनगणना के अनुसार उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से विभाजित करने और फिर प्राप्त भागफल को क्या होता है, 1000 से विभाजित करने पे मिलता है। मतलब कि वोट का जो मान है या वैल्यू है कैसे निर्धारित किया जाता है, राज्य की जनसंख्या बट्टा निर्वाचित विधायकों की संख्या। ठीक है, फिर उसको डिवाइड करना है किससे, 1000 से, या फिर यहाँ पे गुणा करके भी रखते तो बात वही होता है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों से डिवाइड करके जो आता है उसको फिर इससे भाग तो लग ही जाता, तो इस तरह से भी लिखा तो वही बात है। और इस सूत्र के अनुसार यदि किसी राज्य में निर्वाचित विधानसभा सीटों यानी विधायकों की संख्या अधिक होती है तो प्रत्येक विधायक के वोट का मान कम हो जाएगा, ना कि अधिक। क्या बोल रहा है कि इस सूत्र के अनुसार यदि किसी राज्य में निर्वाचित विधानसभा सीटों यानी विधायकों की संख्या अधिक होती है और जनसंख्या को स्थिर माना जाता है, यहाँ पे एक हमने टर्म है वो समझाया भी था, तो प्रत्येक विधायक को क्या है, वोट का मान कम हो जाएगा, ना कि अधिक हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश के विधायक का वोट का मान ये कुछ जनसंख्या होगा और केरल का यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मध्य प्रदेश का वोट का मान ये निकला है और इसका निकला है ये। एक तरह से केरल का क्या है यहाँ पे, वैल्यू वोट का अधिक है। पुदुचेरी के एक विधायक के वोट का मान यहाँ भी निकाल दिया गया उसी तरह से, तो इसका अधिक है, इसका कम है। ठीक है, तो ये जनसंख्या है, वहाँ पे सीट की संख्या है गुने 1000 है, ये कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था और आंसर क्या हुआ वो समझ में आ जाएगा, इस स्क्रीन पे थोड़ा सा देख लीजिए आप। और आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करेंगे और मिलते हैं कल इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार से हमारे चैनल पर बने रहें, वीडियो को देखते रहें।